हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ एट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के बारे में। एज यू ऑल नो, हमारे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सिलेबस में फैमिली लॉ का भी एक पेपर है जिसमें हिंदू लॉ भी एक मेजर पार्ट प्ले करता है और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एक ऐसा लॉ है जिसे हम अपने लॉ स्कूल में काफी ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। हम मोस्टली या तो हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लेंगे एंड साथ ही साथ हम अडॉप्शन एक्ट पढ़ लेते हैं एंड फॉर दैट पर्पस हम सक्सेशन एक्ट भी पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन हिंदू माइनॉरिटी एक्ट हम कम फोकस करते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ 13 सेक्शंस हैं और मैं इस एक लेक्चर में इन 13 सेक्शन को क्लियर कर देने वाली हूँ। आप एक बार इस एक्ट को पढ़ लेंगे तो दिस इज वेरी इजी एक्ट और इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी जनरल बातें दी हुई है जो हमें अपने बेसिक लाइफ में भी पता रहती है एज अ लॉ स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हमारा 32nd एक्ट है ऑफ 1956 और इसमें टोटल 13 सेक्शंस हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ 13 सेक्शंस हैं। अगर हम इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई, ये एक्ट अमेंड और कोडिफाई करता है लॉ को जो कि रिलेटेड है विद द माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप अमंग द हिंदूज। हिंदूज के लिए माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप के क्या लॉज होने चाहिए, उन सब चीजों को डील करता है ये एक्ट। अगर हम शॉर्ट टाइटल की बात करें, दैट मीन्स सेक्शन 1, तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। सभी को पता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट में क्या बातें रहती है। एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो ये होल ऑफ द इंडिया अप्लाई होगा। अर्लियर इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 दिस हैज बीन बिकम एप्लीकेबल ओवर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू एनी हिंदू हु इज डोमिसाइल्ड इन टेरिटरीज टू विच दिस एक्सटेंड्स फॉर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज। जिन लोगों पर जो हिंदू डोमिसाइल्ड है या जिन पर हिंदू लॉ अप्लाई होता है, इवन इफ दे आर आउटसाइड द टेरिटरीज, जहां पर ये एक्ट अप्लाई हो रहा है उसके अगर बाहर भी वो रह रहे हैं तो भी उन पर ये एक्ट अप्लाई होने वाला है। तो दिस इज हमारा सेक्शन 1। अब हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में इतनी सी बात कही गई है कि जो गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का, वो सप्लीमेंटल रहेगा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के। मतलब हमारा जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है दैट इज सप्लीमेंटल टू द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890। हम इस एक्ट को भी साथ ही साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 3 के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड जो सेक्शन 3 हमारा है, ये हिंदू मैरिज एक्ट हमने पढ़ा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ा, इन दोनों के सेक्शन 3 का कॉपी पेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, एप्लीकेशन क्योंकि ये भी एक हिंदू लॉ है तो सारे हिंदूज पर अप्लाई होगा। पहली बात कि जो भी पर्सन हिंदू बाय रिलीजन है उन पर ये एक्ट अप्लाई होने वाला है। उसके बाद कोई भी ऐसे पर्सन जो कि बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या फिर सिख हैं बाय रिलीजन, उन पर भी ये एक्ट लागू होने वाला है। या फिर कोई भी पर्सन जो कि डोमिसाइल कर रहे हैं इस टेरिटरी में जहां पर हिंदू एक्ट अप्लाई होता है एंड वो पर्सन मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू बाय रिलीजन नहीं है, तो उन पर भी ये एक्ट लागू हो जाएगा, बशर्ते उन्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होता है या इस एक्ट का या हिंदू लॉ या कोई भी ऐसा कस्टम जो हिंदू लॉ से रिलेटेड है उन पर अप्लाई नहीं होता है। अगर वो ये बात प्रूव कर देते हैं तो उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज इफ दे आर द डोमिसाइल ऑफ दिस कंट्री, या फिर जिस भी जगह पर हिंदू लॉ अप्लाई होता है और वो हिंदू और अगर वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है तो उन पर यह एक्ट अप्लाई होने वाला है। सी, अब हम फॉलोइंग पर्संस को हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख कह सकते हैं बाय रिलीजन जब कोई भी चाइल्ड whether he is legitimate or illegitimate, अगर उस चाइल्ड के दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं बाय रिलीजन, तो दैट चाइल्ड विल बी कॉल्ड एज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। अगर हम बात करें कोई भी ऐसे चाइल्ड के बारे में जो कि इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट है, जिसके एटलीस्ट एक पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है बाय रिलीजन एंड उस चाइल्ड को ब्रॉट अप करा गया है एज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, तो उस चाइल्ड को भी हम हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख कम्युनिटी में डाल सकते हैं, बाय रिलीजन उन्हें कहेंगे। ठीक है, एंड तीसरी बात यह है कि कोई भी पर्सन जिसने अपना धर्म परिवर्तन करा है और धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन या सिख धर्म को फॉलो करते हैं,
तो भी उन पर ये एक्ट अप्लाई होने वाला है। एंड साथ ही साथ जो रिकन्वर्ट होते हैं, सपोज आप हिंदू थे, बाद में आपने कन्वर्जन कर लिया किसी अदर रिलीजन में, ठीक है, उसके बाद आपने वापस से रिकन्वर्ट करके खुद को हिंदू धर्म में डाल दिया। तो जो रिकन्वर्ट्स होते हैं, रिकन्वर्ट के बाद आपका जो फाइनल धर्म रहेगा, दैट मीन्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन में अगर आप प्रेजेंटली फॉल कर रहे हैं, तो भी आप पर ये एक्ट अप्लाई करने वाला है। इसका एक एक्सेप्शन यहाँ पर ये दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या, यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो शेड्यूल ट्राइब हैं उन पर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता है। अब शेड्यूल ट्राइब कौन से होते हैं, तो जो भी आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में जो बात कही गई है, जिन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में डाला गया है उन्हें हम शेड्यूल ट्राइब मानते हैं। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन हमें पता चली आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में। ठीक है, अनलेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में अगर वो कोई नोटिफिकेशन डाल देती है कि हाँ अब से शेड्यूल ट्राइब पर भी ये एक्ट अप्लाई होने वाला है, तो उन पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to Renon-Cans of the Union Territory of Pondicherry. See, पौंडीचेरी के जो रेनॉन-कैंस हैं उन पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो these two are the exceptions, 2 और 2A में जो हमने देख लिया, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब हो गए, यहाँ पर रेनॉन-कैंस ऑफ द यूनियन टेरिटरी हो गए, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, इन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है, और हिंदू का मतलब हम उन लोगों को मानेंगे जिन पर भी ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, इवन इफ दे आर नॉट हिंदू बाय रिलीजन, टिल दिस एक्ट इज अप्लाइंग ऑन दैट पर्सन, तो हम इस एक्ट के थ्रू उन्हें हिंदू कहेंगे। ठीक है, नाउ कम्स द डेफिनेशन क्लॉज। सबसे पहला और मेजर डेफिनेशन हमारे पास है माइनर का डेफिनेशन। क्योंकि हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें माइनर की डेफिनेशन तो पता रखनी पड़ेगी। तो 4A में माइनर की डेफिनेशन है एनीवन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपको माइनर कहा जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं गार्जियन के बारे में, क्योंकि हम माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट कर रहे हैं तो माइनर और गार्जियन की डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गार्जियन मतलब हो गया कोई भी ऐसा पर्सन हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बोथ। किसी भी एक पर्सन के पास अगर किसी बच्चे की, मतलब जो माइनर पर्सन है उस माइनर की केयर करने का उसके पास अगर राइट है, या फिर उस पर्सन को और उसकी प्रॉपर्टी की देख रेख करता है, तो दैट पर्सन इज नोन एज गार्जियन। और उसमें और भी चीजें शामिल हो जाती है, जैसे नेचुरल गार्जियन को हम मान सकते हैं, नेचुरल गार्जियन हमारे पेरेंट्स हो गए। दूसरी बात, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर। हमारे फादर या मदर ने अगर कोई विल बनाकर किसी भी पर्सन को एज अ गार्जियन अपॉइंट कर दिया है। तीसरी बात, कोई भी गार्जियन जो कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि दिस पर्सन इज नाउ योर गार्जियन। ठीक है, एंड अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एनी इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू कोर्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, किसी अदर एक्ट के थ्रू भी अगर किसी पर्सन को एज अ गार्जियन कहा जा रहा है तो दैट इज अ गार्जियन। ठीक है, अब नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं, तो नेचुरल गार्जियन की डेफिनेशन हम सेक्शन 6 में देखने वाले हैं। नाउ कम्स सेक्शन 5, इट इज टॉकिंग अबाउट द ओवरराइडिंग इफेक्ट्स ऑफ द एक्ट। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू हिंदू मैरिज एक्ट एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। उसमें भी ये सेम बात कही गई है, जो ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है इस एक्ट के लागू हो जाने के बाद से कोई भी टेक्स्ट, रूल या फिर इंटरप्रिटेशन, हिंदू लॉ का कोई भी टेक्स्ट, रूल या इंटरप्रिटेशन या किसी कस्टम का जो रूल या इंटरप्रिटेशन था पहले, उस एक्ट को अब हम नहीं मानेंगे, उस इंटरप्रिटेशन को अब हम फॉलो नहीं करने वाले हैं, हम इस एक्ट को लेकर चलेंगे जो हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है। मतलब ये एक्ट किसको किसको ओवरराइड करता है उसके बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, एंड दूसरी बात, सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट, कोई भी ऐसा एक्ट अगर इनकंसिस्टेंट है विद रिगार्ड टू हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, तो उस एक्ट को भी हम नहीं मानने वाले हैं। उस एक्ट पर भी ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ओवरराइड कर जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं जिन पर ये एक्ट ओवरराइड करने वाला है। पहली बात, कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन, रूल या टेक्स्ट जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको ये एक्ट ओवरराइड करेगा। दूसरी बात, अगर कोई भी ऐसा एक्ट या लॉ या कोई भी ऐसी बात जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो हम उसे भी ओवरराइड करेंगे। ठीक है, नाउ कम्स सेक्शन 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इट टॉक्स अबाउट द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर।
हिंदू माइनर के नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं? बस ये एकमात्र सेक्शन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एक ग्लांस देख लेंगे तो सारा सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाने वाला। सी नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर। माइनर की यहाँ बात होगी क्योंकि जो मेजर पर्सन होते हैं वो तो अपनी देखरेख खुद कर सकते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, राइट। तो नेचुरल गार्जियन हम माइनर का देख रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। उस माइनर पर्सन की भी बात हो रही है और उसके प्रॉपर्टी की बात हो रही है। एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में उस माइनर की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। उस माइनर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगा या उस माइनर की देख रेख किसके पास रहेगी, वो सारे हम नेचुरल गार्जियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इन केस ऑफ अ बॉय और एन अनमैरिड गर्ल, अगर कोई लड़का, माइनर लड़का या फिर अनमैरिड गर्ल की बात हो रही है तो पहले गार्जियन उसके फादर रहेंगे एंड आफ्टर हिम द मदर। फादर की डेथ हो जाती है या कुछ भी रीजन से, या फादर अभी इनकम्पिटेंट है या किसी भी वजह से फादर अगर देखरेख नहीं कर सकते या नेचुरल गार्जियन का पोस्ट वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उनके बाद जो चाइल्ड की मदर होती है दैट विल बी द नेचुरल गार्जियन, प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ अ माइनर who has not completed the age of 5 years। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर 5 साल से कम के बच्चे की यहाँ हम बात करें तो ऑर्डिनरीली उस चाइल्ड की कस्टडी हमेशा उसके मदर के पास रहेगी, एक्सेप्ट अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस हो जाता है कि माइनर की देखरेख, मतलब जो 5 ईयर से कम का चाइल्ड है उसकी देखरेख मदर नहीं कर सकती, तभी कस्टडी किसी और को दी जाएगी, ठीक है। एंड बॉय या फिर अनमैरिड गर्ल के नेचुरल गार्जियन की बात करें तो सबसे पहले फादर आते हैं। दूसरी बात, इन केस ऑफ एन इलिजिटिमेट बॉय और एन इलिजिटिमेट अनमैरिड गर्ल। अब इलिजिटिमेट चाइल्ड की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे जो उसकी मदर है दैट विल बी द नेचुरल गार्जियन, और मदर के बाद उस चाइल्ड के फादर। इन केस ऑफ मैरिड गर्ल, सी यहाँ पर अब हम मैरिड गर्ल की बात अगर कर रहे हैं तो उसके नेचुरल गार्जियन उसके हस्बैंड हो जाते हैं। मैरिड गर्ल और अनमैरिड गर्ल जो भी बातें हो रही है सारी यहाँ पे माइनर से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। अनमैरिड अगर माइनर अनमैरिड गर्ल है तो उसकी कस्टडी फादर के पास रहेगी, उसकी गार्जियनशिप फादर के पास रहेगी। 5 साल से नीचे अगर वो है तब तो उसकी मदर के पास कस्टडी रहने वाली है। इलिजिटिमेट बॉय है या फिर इलिजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है तो उसके मदर के पास रहने वाली है नेचुरल गार्जियनशिप, एंड इन केस ऑफ मैरिड गर्ल उसके हस्बैंड के पास रहने वाली है उसकी गार्जियनशिप, provided that no person shall be entitled to act as a natural guardian of a minor under the provision of this act। See, अब यहाँ पर दो ऐसे ग्राउंड्स दिए हुए हैं, अगर उन ग्राउंड्स में कोई पर्सन फॉल कर जाए तो उसे गार्जियनशिप से हटा दिया जाएगा, उस पर्सन को हम गार्जियन नहीं मानेंगे उस चाइल्ड का। सबसे पहली बात कि दैट गार्जियन हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू। अब आप हिंदू ही नहीं हैं, आपने कन्वर्जन कर लिया या कोई भी वजह से आप हिंदू अगर अब नहीं हैं तो यू विल नॉट बी द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर। दूसरी बात, इफ यू हैव कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड बाय बिकमिंग अ हर्मिट और एन एसेटिक। कोई भी पर्सन अगर वो सन्यासी बन जाता है या फिर मोह माया त्याग के, अपनी फैमिली को त्याग के, हर चीज छोड़ के अगर वो चला जा रहा है तो दैट पर्सन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बी द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर पर्सन। ये दो ग्राउंड्स हो गए, ठीक है। एंड इस सेक्शन में फादर और मदर की हमने जहां पर भी बात करी है वहां पर स्टेप फादर और स्टेप मदर को इंक्लूड हम नहीं करेंगे। नाउ कम्स सेक्शन 7, इट टॉक्स अबाउट द नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन। अब अडॉप्टेड सन की नेचुरल गार्जियनशिप किसके पास रहने वाली है? तो नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एन अडॉप्टेड सन हु इज अ माइनर ऑन अडॉप्शन टू द अडॉप्टिव फादर एंड आफ्टर हिम टू द अडॉप्टिव मदर। अडॉप्टिव फादर के पास नेचुरल गार्जियनशिप रहेगी और अगर फादर नहीं रहते हैं तो अडॉप्टिव मदर के पास रहने वाली है। अब हम पावर्स देखने वाले हैं नेचुरल गार्जियन के। आपने हमें नेचुरल गार्जियन तो बनाया कि हम फादर हैं तो हम नेचुरल गार्जियन हैं, या फिर अगर हम इलेजिटिमेट चाइल्ड या अनमैरिड गर्ल के इलेजिटिमेट सन या फिर अनमैरिड गर्ल के अगर मदर हैं तो ऑल्सो आई एम अ नेचुरल गार्जियन। तो हमारे पावर्स क्या क्या होते हैं? सी, तो नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर हैज पावर
subject to provision of this section to do all the acts which are necessary or reasonable and proper for the benefit of the minor. किसी भी माइनर की देख रेख के लिए, उनके लिए सही फैसला लेने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए बेनिफिट ऑफ द माइनर, माइनर की बेनिफिट देखेंगे हम, उनकी प्रॉपर्टी की बेनिफिट देखेंगे, उनके ई स्टेट्स का ध्यान रखेंगे। हर चीज का हक होता है नेचुरल गार्जियन का, उनके पास इतना पावर रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टन प्रोविजंस। सी, अब क्या नहीं कर सकते नेचुरल गार्जियन? तो नेचुरल गार्जियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट की परमिशन के जो नेचुरल गार्जियन है वो किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज या चार्ज में नहीं दे सकते हैं जो कि माइनर की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को ना वो ट्रांसफर कर सकते हैं बाय सेल, ना ही गिफ्ट या एक्सचेंज या कोई भी अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर की बात हो रही है। एक चाइल्ड की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नेचुरल गार्जियन बिना कोर्ट की परमिशन की मॉर्गेज, सेल, ट्रांसफर, गिफ्ट, एक्सचेंज कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना ही वो किसी भी प्रॉपर्टी को लीज पर दे सकते हैं फॉर द टर्म एक्सीडिंग 5 years और फॉर द टर्म एक्सीडिंग मोर देन 1 year बियॉन्ड द डेट ऑन विच माइनर विल अटेन मेजॉरिटी। कोई भी माइनर अगर मेजॉरिटी अटेन करने वाला है, वो 18 साल का होने वाला है, तब मैक्सिमम 1 year तक का ही लीज दे सकते हैं। एंड अदर सर्कमस्टांसेस में, मतलब अभी वो माइनर ही है, तो 5 साल से ज्यादा के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को लीज पर नहीं दे सकते हैं नेचुरल गार्जियन। इसके बाद कोई भी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय नेचुरल गार्जियन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 इज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। किसी भी माइनर पर्सन की प्रॉपर्टी अगर आपने बेच दी या फिर लीज पर दे दिया है 5 साल से ज्यादा या फिर सर्टेन सर्कमस्टांसेस में 1 साल से ज्यादा के लिए, तब उस मामले में उन प्रॉपर्टी का आपने जो भी करा है, मॉर्गेज, चार्ज या व्हाटएवर, तो दैट इज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर। मतलब अगर माइनर चाहे तो उस एग्रीमेंट को सेट असाइड करवा सकता है या कोई ऐसा पर्सन जो कि क्लेम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस इतना बोल दिया गया है, नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू द नेचुरल गार्जियन टू डू एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन इन सब सेक्शन 2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ नेसेसिटी और फॉर एविडेंट एडवांटेज ऑफ द माइनर। मतलब माइनर के बेनिफिट के लिए या फिर कोई ऐसी नेसेसरी सर्कमस्टांस आ चुकी है, नेसेसिटी यहाँ पर है कि आपको प्रॉपर्टी तो बेचनी पड़ जाएगी या लीज पर देना जरूरी हो जाएगा, तो उस मामले में कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये सारे टॉपिक से कभी भी आज तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत ये नहीं है। टेस्टामेंट्री गार्जियन और उनके पावर्स की अगर हम बात करें तो जो हिंदू फादर होते हैं, ही इज एंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्जियन ऑफ हिज माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, बाय विल अपॉइंट अ गार्जियन फॉर एनी ऑफ देम। उसके पास ये पावर रहती है, हिंदू फादर जो होते हैं उनके पास ये पावर रहती है कि ही कैन अपॉइंट अ गार्जियन फॉर एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर पर्सन या फिर माइनर की प्रॉपर्टी के लिए। आप माइनर की देखरेख के लिए या फिर उसके प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए किसी भी गार्जियन को अपॉइंट कर सकते हैं। An appointment made under subsection 1 shall have no effect if the father predeceases the mother, but shall revive if the mother dies without appointing by will any person as a guardian. Now comes कोई भी हिंदू widow is entitled to act as a natural guardian of her minor legitimate children. See, जो हिंदू widow होती हैं, she is also entitled to act as the natural guardian of her minor legitimate children. ठीक है, और जो हिंदू मदर होती हैं, she is entitled to act as natural guardian of her minor legitimate child by reason of the fact that father has become disentitled to act. कई सारे ऐसे सर्कमस्टांस हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि जब फादर उस पोजीशन पर नहीं है कि वो एज अ नेचुरल गार्जियन वो स्टैंड ले सकें, या फिर हो सकता है उन्होंने कन्वर्जन कर लिया हो या फिर एसेटिक बन गए हो, रिनाउंस कर दिया हो उन्होंने वर्ड। तो इन सारे ग्राउंड्स पर जो मदर होती हैं उनको लेजिटिमेट चाइल्ड का या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड की तो पेरेंट वो होती हैं, वो नेचुरल गार्जियन होती हैं, लेकिन लेजिटिमेट चाइल्ड के लिए भी फॉर दैट पर्पस अगर फादर डिसएंटाइटल हो चुके हैं तो दैट मदर विल बिकम द नेचुरल गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड। ठीक है,
एंड हिंदू मदर इज एंटाइटल्ड टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन ऑफ हर माइनर इलिजिटिमेट चाइल्ड, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया। बाय विल अपॉइंट अ गार्जियन, और वो चाहे तो विल के द्वारा किसी भी गार्जियन को अपॉइंट कर सकती हैं जो उस बच्चे की देख रेख करे और उस बच्चे के प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखे। ठीक है, हिंदू मदर ये काम कर सकती हैं बिकॉज माइनर इलिजिटिमेट चाइल्ड के लिए या फिर जो इलिजिटिमेट गर्ल चाइल्ड है हु इज अनमैरिड, तो उनके फर्स्ट गार्जियन जो हो गए नेचुरल गार्जियन तो मदर होती हैं। तो मदर के पास ये पावर है कि वो बाय विल किसी भी गार्जियन को अपॉइंट कर सकती हैं उस चाइल्ड की देखरेख के लिए और उसके प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है कि गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल, जो गार्जियन अपॉइंट करे गए हैं विल के द्वारा, हैज द राइट टू एक्ट एज द माइनर्स गार्जियन, उनके पास ये अधिकार हो जाएगा कि वो माइनर के गार्जियन की तरह एक्ट करने वाले हैं आफ्टर द डेथ ऑफ माइनर। माइनर के फादर या मदर की डेथ हो चुकी है, उसके बाद वो एज अ गार्जियन एक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और उनके प्रॉपर्टी का ध्यान रखने वाले हैं, उनके पर्सन का ध्यान रखने वाले हैं, और उन पर रिस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई होने वाले हैं जो अर्लियर हमने देखे कि फादर या मदर पर अप्लाई होने वाले हैं कि आप उस माइनर चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, मॉर्गेज पर नहीं दे सकते विदाउट द कोर्ट्स परमिशन। तो ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएगी गार्जियन पर भी जिसे हमने बाय विल अपॉइंट करा है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है जो क्लॉज 6 है, इट सेज दैट राइट ऑफ अ गार्जियन तो अपॉइंटेड बाय विल, अगर हमें गार्जियनशिप मिली है बाय द विल, किसी फादर या मदर ने हमें अपॉइंट कर दिया एज अ गार्जियन थ्रू विल, तो जो माइनर थी वो गर्ल थी, तो गर्ल चाइल्ड जो होती है उनकी अपॉइंटमेंट जो गार्जियन होंगे, गार्जियन की राइट्स सीज कर जाएगी ऑन हर गेटिंग मैरिड। उस गर्ल चाइल्ड की अगर शादी हो जाती है किसी से तो गार्जियन के अधिकार खत्म हो जाएंगे बिकॉज आफ्टर द मैरिज जो गर्ल चाइल्ड होगी उनकी गार्जियनशिप चली जाएगी उनके हस्बैंड के पास, राइट। नाउ कम्स सेक्शन 10, इट इज टॉकिंग अबाउट द इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के मामले में किसी भी माइनर को हम गार्जियन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनर भी तो हो सकता है ना किसी पर्सन के गार्जियन हो, बिकॉज पहले के जमाने में देखा गया है कई सारे हमारे चाइल्ड मैरिजेस होते थे, तो चाइल्ड मैरिजेस के दौरान अगर कोई भी पर्सन पेरेंट बनते हैं तो दैट विल बी द नेचुरल गार्जियन। तो वो नेचुरल गार्जियन तो है लेकिन उनके पास वो इनकम्पिटेंट रहेंगे, इनकैपेसिटी रहेगी कि वो प्रॉपर्टी की देखरेख कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट बात, डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी। जो डी फैक्टो गार्जियन होते हैं, बाय द फैक्ट जो गार्जियन बने हैं, दैट दे शुड नॉट डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी merely on the ground of his or her being the de facto guardian of the minor। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है, सेक्शन 12 इज टॉकिंग अबाउट द गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। गार्जियन हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं माइनर की अनडिवाइडेड इंटरेस्ट को देखने के लिए इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उस पर तो अभी तक हमने नेचुरल गार्जियन को भी अधिकार नहीं दिया था। नेचुरल गार्जियन तो सिर्फ माइनर की प्रॉपर्टी या उस पर्सन की देखरेख करने के लिए थे, लेकिन जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होता है किसी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का, तो वो तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कर्ता होते हैं, कई सारे कोपार्टनरी होते हैं, कई सारे हेयर होते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं एक साथ, तो उसमें हमें अलग से किसी गार्जियन को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है उस चाइल्ड की प्रॉपर्टी देखरेख करने के लिए। दैट्स व्हाई गार्जियन इज नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर द माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। एंड हमारा फाइनल सेक्शन है वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन। किसी भी पर्सन को अगर हम गार्जियन बना रहे हैं या बाय फैक्ट कोई गार्जियन है या वो नेचुरल गार्जियन है, कोई भी पर्सन अगर हो, सबसे पहले उन्हें वेलफेयर ऑफ द माइनर देखना जरूरी है। वेलफेयर ऑफ माइनर शैल बी ऑफ द पैरामाउंट कंसिडरेशन। ठीक है, बिकॉज आपको गार्जियन बनाया ही इस पर्पस के लिए गया है, तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, and no person shall be entitled to the guardianship by virtue of provision of this act or of any law relating to guardianship in marriage among Hindus if the court is of opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of minor। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है किसी पर्सन को हमने गार्जियन बनाया या फिर वो नेचुरल गार्जियन रहे हैं या किसी भी तरह से अगर उन्हें गार्जियनशिप मिली है और कोर्ट को ये लगता है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर दिस गार्जियन इज नॉट सूटेड, तो कोर्ट चाहे तो उन्हें बदल देगा। ठीक है,
इसी के साथ हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप कंप्लीट होता है। ये एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बिकॉज इससे क्वेश्चंस भी नहीं कहीं पूछे जाते हैं। इस पे अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात इसमें से पूछा जाएगा कि किन पर ये अप्लाई होता है, तो आप सेक्शन 3 का मेंशन करने वाले हैं। दैट इज ये हिंदू बाई रिलीजन पर्सन पर अप्लाई होता है, बुद्धिस्ट, जैन, सिख इन लोगों पर अप्लाई होता है, जो भी बातें सेक्शन 3 में कही गई है। इसके बाद पूछा जा सकता है कि नेचुरल गार्जियन कौन से पर्सन होते हैं। तो माइनर चाइल्ड के लिए सबसे पहले उनके नेचुरल गार्जियन फादर होते हैं, इलिजिटिमेट चाइल्ड के लिए उनकी मदर होती हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। एंड तीसरी बात ये हो गई कि जो गार्जियन होते हैं उन्हें पैरामाउंट कंसिडरेशन, वेलफेयर ऑफ द माइनर ही उनका पैरामाउंट कंसिडरेशन हो गया। एंड एक और बात, जो माइनर्स होते हैं, माइनर की प्रॉपर्टी और उस पर्सन की देख रेख का काम हम गार्जियन को देते हैं। ठीक है, गार्जियन के क्या क्या पावर्स होते हैं उन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गार्जियन के पावर्स अभी अभी हमने पढ़े थे, दैट इज सेक्शन 8। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बस ये दो चार बातें हैं जिन्हें आपको अपने ध्यान में रखना है। इस एक्ट पर आप बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी मत वेस्ट करिएगा बिकॉज दिस इज नॉट अ मच इम्पॉर्टेंट एक्ट। इसमें जो दो चार बातें आती है एग्जाम में वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। इस डायरेक्ट को अगर आप एक बार भी ध्यान से पढ़ते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए भी एंड किसी अदर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए भी। इस एक्ट से कोई बहुत ज्यादा हम लैंडमार्क केसेस भी नहीं देखते हैं, इसीलिए मैंने लैंडमार्क केसेस कुछ नहीं बताए हैं इस एक्ट में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।